हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल करियर लॉन्चर केमिस्ट्री में। क्लासिफिकेशन चैप्टर में अब तक हम लोग ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड टॉपिक देखे थे और क्लोज चेन कंपाउंड में हम लोग कार्बोसाइक्लिक केस देख चुके हैं। तो उसमें एक केस आपका बचा हुआ था जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग लिखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिन्हें आप हिंदी में विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने देख रखा है कि समचक्रीय यौगिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते थे, तो ऐसे कंपाउंड जिनके रिंग या वलय निर्माण में केवल कार्बन परमाणु भाग लेता था उसको हम लोग समचक्रीय कहते हैं। लेकिन यदि कार्बन के साथ साथ न्यूनतम एक अन्य परमाणु, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, प्रायः आप विषम चक्रीय यौगिकों में सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का केस देखते हैं। लेकिन ध्यान रखें इसके अलावे वहाँ पे सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, टाइटेनियम हो सकते हैं, अन्य भी आपके आर्सेनिक हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकते हैं। तो उन यौगिकों को हम लोग विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसलिए यदि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन सोचें तो आइए कुछ इस तरह से उसे हम लोग लिखते हैं। वैसे बंद श्रृंखला के यौगिक जिनके रिंग अथवा वलय का निर्माण, या ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि जिनके रिंग अथवा वलय निर्माण में कार्बन के साथ साथ न्यूनतम एक अन्य परमाणु हो। ये अन्य तत्व कोई भी हो सकते हैं लेकिन कार्बन के अलावे कोई तत्व होंगे। और यहाँ हम लोग न्यूनतम एक रख रहे हैं, एक से अधिक भी विषम परमाणु हो सकते हैं, तो न्यूनतम एक अन्य परमाणु हो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसी को आप इंग्लिश में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रायः इन यौगिकों में विषम परमाणु के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होते हैं। लेकिन अन्य तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम या आप टेलुरियम भी रख सकते हैं, ETC भी भाग लेते हैं। अब यदि हम लोग इनके वर्गीकरण की बात करें तो हेट्रो एटम जब पार्टिसिपेट करता हो ऐसे यौगिकों को आप दो प्रकारों में बांटते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो इसके लिए हम लोग अगले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं इन यौगिकों को एलिफैटिक एवं एरोमेटिक प्रकारों में। ये एरोमेटिक वर्ड हो गया, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं। एरोमेटिक प्रकारों में बांटा या वर्गीकृत किया जाता है। अब जो विषम चक्रीय यौगिकों में एलिफैटिक केस होता है वो प्रायः एमीन, ईथर, थायो ईथर अथवा एमाइड के संगत यौगिकों को माना जाता है। तो इसके लिए अगले पॉइंट के रूप में हम लोग लिख लें कि एलिफैटिक हेट्रो कंपाउंड को एमीन, एमाइड, ईथर
अथवा थायो ईथर के समरूप माना जाता है। और यदि हम लोग बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक केस की, तो जैसा कि हम लोगों को पिछले पॉइंट्स में पता है कि एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक कंजुगेटेड स्पेसीज होंगे और 4n+2 मीनिंग हकल नंबर को सेटिस्फाई करेगा, तो वो पॉइंट आप लिख लें। यदि विषम चक्रीय यौगिकों में साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर तथा जो हकल नंबर का आपको फॉर्मूला पता है 4n+2 वाला, तो उसको भी हम लोग जोड़ दें, तथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो, तो वे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब यदि हम लोग बात करें एरोमेटिक यौगिकों की, तो इसके लिए आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, वहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल हुए थे। साथ ही मैं अभी और भी उदाहरण आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक केस में आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमारे आपके प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ लैब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम दैनिक जीवन में बात करें तो विभिन्न तरह के हार्मोन्स हमारे आपके बॉडी में सेक्रीट हो रहा है। प्रोटीन के लिए जो अवयव है एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो वहाँ भी हेट्रो एटम्स भाग लेते हैं रिंग या बलय निर्माण में। हीमोग्लोबिन हो गए, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का यूज हम आप देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर या डाइज हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं विषम चक्रीय यौगिकों के उदाहरण होते हैं। इसलिए हम लोग अगले पॉइंट के रूप में लिखें कि हेट्रोसाइक्लिक यौगिक हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें। तो अगर हम लोग बात करें विटामिन्स की, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन में बेहतर रहेगा आप इसेंशियल एमिनो एसिड यहाँ पे लिख लें। तो जो प्रोटीन निर्माण के लिए कुल 20 एमिनो अम्ल हैं, उनमें 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स को हम लोग अगर रखें, इनके बाद यदि हम लोग हार्मोन्स लें, इसके बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड का केस सोच सकते हैं, जो डीएनए आरएनए का केस होता है, वो भी हेट्रोसाइक्लिक केस है। अगर हम लोग बात करें विभिन्न तरह के एंजाइम्स की, एंटीबायोटिक्स, डाई ETC, तो ये कहीं ना कहीं विषम। अब यदि अगले पॉइंट के रूप में हम लोग सोचें तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन में भी लिखा कि उनमें एक एटम तो वैरी करना ही करना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक परमाणु भी कार्बन के अलावे अन्य तत्व हो सकते हैं। साथ ही वो समान तत्व भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उदाहरण के लिए, या उससे पहले हम लोग एक थ्योरेटिकल पॉइंट के रूप में लिख लें कि विषम चक्रीय यौगिकों में एक अथवा अधिक विषम परमाणु हो सकते हैं। जो समान अथवा भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, क्योंकि वो वैरी भी कर सकता है।
अब यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं इस पॉइंट को। अभी मैं पहले कुछ ऐसे उदाहरण आपको लिखता हूँ जिनमें एक हेटेरो एटम हो। फॉर एग्जांपल, यदि मैं पहले उदाहरण के तौर पे ये यौगिक लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ रिंग या वलय के निर्माण में कुल 5 परमाणु हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 और ये ऑक्सीजन को आप काउंट कर लें तो 5 परमाणु हैं। मीनिंग यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 मेंबर्ड रिंग है आपका। अब इस 5 मेंबर्ड रिंग में यदि हम आप सोचें तो इस 5 मेंबर्ड रिंग में हम देख सकते हैं कि 4 कार्बन हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इस यौगिक को आप ऐसे THF के नेम से जानते हैं, जिसका कि पूरा वर्ड होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक एटम डिफरेंट आ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हम फ्यूरेन को रख लेते हैं, या इसे फ्यूरान भी लिखा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे फ्यूरान लिख दूं या फ्यूरेन भी आप देखिएगा इसका नाम लिखा होता है, तो यहाँ भी वो हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, मीनिंग यहाँ भी 1 हेटेरो एटम है। थर्ड एग्जाम्पल के केस में इस ऑक्सीजन को हटा के आप सल्फर सोच लें तो देख सकते हैं आप ऑक्सीजन के बदले मैंने सल्फर पुट किया, तो अब ये यौगिक थायोफीन के नाम से जाना जाता है। अब अगले उदाहरण के रूप में यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड रखता हूँ और नाइट्रोजन के साथ 1, 2, 3 एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, तो ये यौगिक आपका पायरोल होगा। 5वें एग्जाम्पल के तौर पे ये यौगिक है और यहाँ मान लीजिए 2 बार मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 हेटेरो एटम आ गए। अब देखिए इस रिंग या वलय के निर्माण में अभी भी कुल 5 परमाणु ही भाग ले रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें आप देखिए तो 3 कार्बन हैं और 2 नाइट्रोजन हैं। मतलब यहाँ जो दोनों हेटेरो एटम हैं वो समान हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो यहाँ ये 5 मेंबर्ड रिंग है आपका, जिसमें कि हम देख सकते हैं 3 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन परमाणु रिंग निर्माण में भाग ले रहा है या रिंग का निर्माण कर रहा है। 1,2-आइसोजेलॉल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रिंग साइज को काउंट करें तो ये भी 5 मेंबर्ड रिंग होगा, अर्थात 5 कुल परमाणु हैं जो रिंग या वलय का निर्माण कर रहे हैं। इसमें अगर हम लोग नंबरिंग पे विचार करें, अभी तो आगे मैं आपको पॉइंट सिखाने वाला भी हूँ कि क्या होता है ओपेसी रूल्स के अकॉर्डिंग, जब आप हेटेरो एटॉमिक मीनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नंबरिंग करते हैं तो उनमें आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर को ध्यान में रखना होता है, जिसमें ऑक्सीजन को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद बारी आती है सल्फर की, फिर बारी होती है नाइट्रोजन की। तो यदि हम यहाँ पे नंबरिंग के लिए सोचें कि 1 नंबर कहाँ पे डालना है, तो निश्चित रूपेण ये ऑक्सीजन पे होगा, इसके बाद 2 होगा आपका नाइट्रोजन पे, फिर ये 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल 5 मेंबर का रिंग है, इसीलिए मैंने 5 मेंबर्ड रिंग इंडिकेट किया था। अब इसमें आप देख सकते हैं पोजीशन नंबर 3, 4 और 5 पे कार्बन है रिंग निर्माण में, जबकि 1 और 2 पे नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे आपका 3 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1 नाइट्रोजन का केस है। तो अब आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि 2 हेटेरो एटम पार्टिसिपेट किए, जिसमें से एक ऑक्सीजन था और एक नाइट्रोजन था, मतलब दोनों अलग अलग था। जैसा कि हमने पिछले लैंग्वेज के पॉइंट में लिखा था कि जो हेटेरो एटम्स हो सकते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
अब आइए अगले पॉइंट के रूप में हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नेमिंग को समझते हैं, अर्थात विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से होता है। यदि हम लोग बात करें विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण की, तो इसमें दो प्रणाली है, एक जिसे आप ट्राइबल या कॉमन नेम के नाम से जानते हैं, साधारण प्रणाली भी उसे कहते हैं, और दूसरा जो सिस्टमेटिक नेमिंग है किसी भी यौगिक का, वो IUPAC नेम्स होते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अर्थात विषम चक्रीय यौगिक में आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ हर एक टाइप के रिंग का एक अपना स्पेशल नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है, एक खास नामकरण है। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि विषम चक्रीय यौगिकों के कॉमन अथवा IUPAC नामकरण में स्पेशल नेम का यूज अर्थात उपयोग होता है। अब यदि हम लोग कॉमन नेमिंग में देखें तो हम लोग आगे नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन नेम के साथ ढेर सारे दोष हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साधारण नाम की, तो उससे आपको कोई स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए IUPAC नेम को अडॉप्ट किया गया। साथ ही अन्य भी कारण हैं, उसको हम लोग आगे नेमिंग में पढ़ने वाले हैं। बट अभी मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है। ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें साधारण नाम को ही IUPAC में अडॉप्ट किया गया, मीनिंग उनके कॉमन नेम्स को ही आप एज ए सिस्टमेटिक नेम भी यूज़ करते हैं। तो अगले पॉइंट के रूप में हम लोग लिखते हैं कि अनेक विषम चक्रीय यौगिकों में कॉमन नाम को ही सिस्टमेटिक, या आप IUPAC नाम भी लिख सकते थे, यहाँ पर IUPAC नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अभी 8 संरचनाएं आपको लिया गया है। तो सबसे पहले यौगिक को हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ये फ्यूरेन हो गया, इसमें ऑक्सीजन के बदले सल्फर डाल दूं तो थायोफीन हो जाएगा। फिर ये पायरोल है। यदि बेंजीन रिंग से एक कार्बन को विस्थापित किया जाए नाइट्रोजन के द्वारा तो ये यौगिक पायरिडीन होता है। अब अगले एग्जाम्पल के रूप में आप देखें कि आपके 2 नाइट्रोजन एटम हैं, मीनिंग 6 मेंबर्ड ही रिंग है। यहाँ भी अगर हम लोग गौर करें तो 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन इसमें 4 कार्बन है, जबकि 2 परमाणु जो रिंग में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दाईं ओर, ये नाइट्रोजन है। तो इस यौगिक के लिए नाम है पायरिडाजीन। अब अगले उदाहरण के रूप में क्विनोलिन, जो ढेर सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट के यूज़ में भी आप देखेंगे, आगे रिएक्शंस में भी ये यूज़ किया जाता है। तो क्विनोलिन। फिर ये अगला यौगिक हो गया आपका इंडोल, और अगले यौगिक के रूप में फिर देखिए ये कॉमेरिन है आपका। तो इसे आप जरा नोट कर लें। अब आइए अगले पॉइंट के रूप में हम लोग सीखते हैं कि जब आप विषम चक्रीय यौगिकों के सिस्टमेटिक नेम मीनिंग IUPAC नेम लिखते हैं तो वहाँ कुछ स्पेशल प्रीफिक्स डिसाइड किया गया है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट है, जिसे आप IUPAC नाम से जानते हैं। तो उपस्थित परमाणुओं के आधार पर आपको प्रीफिक्स चुनना होता है। तो इसके लिए हमने हेडिंग लिखा है प्रीफिक्स फॉर हेट्रो एटम्स, अर्थात यदि हम विषम परमाणु के रूप में कौन सा तत्व ले रहे हैं तो इस अनुसार उनके नाम का प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। अब उसके आगे मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, जिसे आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसा कि आप हिंदी ग्रामर में भी प्रीफिक्स या उपसर्ग पढ़ते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जो नाम के पहले उपयोग किया जाता है, तो ये अगला कैटेगरी है। अगर आपको हेट्रो एटम के रूप में देखिए ऑक्सीजन मौजूद हो तो आप
आपको जब ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और सब लोग जानते होंगे, और उनके लिए अगर हम प्रीफिक्स सोचें तो ये ऑक्सा यूज़ किया जाता है। यदि अगले तत्व के रूप में मैंने नाइट्रोजन लिखा है कि यदि आपके हेटेरोएटम के रूप में नाइट्रोजन हो तो उनके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो एजा होता है। सल्फर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा और इनके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो थाया होता है। यदि हम बात करें सेलेनियम की, इनमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और इनका प्रीफिक्स सेलेना होता है। अगले तत्व के रूप में टेलुरियम लिया गया है, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन और इनका प्रीफिक्स टेलुरा होगा। यदि हम बात करें फास्फोरस या आर्सेनिक, तो पहले हम लोग फास्फोरस को समझ लें। फास्फोरस में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रीफिक्स फॉस्फा होगा। और यदि हम आर्सेनिक लें तो इनमें भी 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनका प्रीफिक्स आरसा होता है। यदि सिलिकॉन हो तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन और इनके लिए सीला, ये प्रीफिक्स सीला यूज़ किया जाता है। और जर्मेनियम के लिए 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका प्रीफिक्स आपका जर्मा होता है। तो यदि आप चाहें तो इसे अपने सुविधा के लिए रॉ कॉलम में भी आप लिख सकते हैं या इसी रूप में आप नोट कर लें। अब आइए अगले पॉइंट के रूप में हम लोग देखते हैं कि विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण के दौरान आप जो सफिक्स यूज़ करते हैं, मतलब नाम का जो एंडिंग होता है वो किस प्रकार निर्धारित होता है। इसमें आपको 3 बातों का मुख्य रूप से ख्याल रखना होता है। सबसे पहला, आपको रिंग साइज के अनुसार कुछ निर्धारित वर्ड हैं IUPAC के, इन्हीं के हिसाब से आप नाम लिखते हैं। दूसरा चीज़ आपको देखना होता है कि जो मेरा रिंग सिस्टम है क्या वो अनसैचुरेटेड है, मतलब वो असंतृप्त है, या सैचुरेटेड है। साथ ही उसमें आपको जो तीसरा पॉइंट ध्यान रखना होता है वो ये देखना होता है कि उस रिंग या वलय में नाइट्रोजन उपस्थित है या अनुपस्थित है। इसके अनुसार आप वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। अब यदि मान लीजिए कि आपके लिए 3 एटम रिंग साइज लिखा गया है, मतलब रिंग या वलय में 3 परमाणु हों, और इसमें जो सबसे पहला आप देख रहे होंगे कंडीशन है, ये है फुल्ली अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो इसमें नाइट्रोजन जब उपस्थित है तब आप देख सकते हैं आयरीन वर्ड दिख रहा होगा आपको, IRINE, थोड़ा स्पेलिंग को भी आप याद रखेंगे। तो 3 एटम के रिंग साइज में यदि हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो और नाइट्रोजन के साथ हो तो उनके नाम का सफिक्स आयरीन होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं है तो स्पेलिंग में देखिए अंतर, IRENE, इससे पहले INE था, अब ये ENE है। यदि आप संतृप्त यौगिकों के लिए यही बात देखें तो ये इरिडीन और इरेन वर्ड का यूज़ करना है, मतलब यदि नाइट्रोजन उपस्थित है तब इरिडीन वर्ड लगेगा, नाइट्रोजन अनुपस्थित है तो इरेन वर्ड लगेगा। अब आते हैं 4 रिंग के लिए, मीनिंग 4 एटम्स का रिंग हो तो 4 मेंबर्ड रिंग साइज के लिए आप देख सकते हैं, अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले रहे हैं और संतृप्त यौगिक ले रहे हैं तो नाइट्रोजन की उपस्थिति होने पर उसमें ETE वर्ड लगेगा और अनुपस्थिति होने पे भी ये सेम रह जाएगा, मतलब ETE ही होता है। यदि हम बात करें संतृप्त यौगिक की तो देखिए 4 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन उपस्थित होने पर विथ नाइट्रोजन मैंने लिखा है ETDINE, ETIDINE, और नाइट्रोजन यदि अनुपस्थित हो तो वर्ड इटेन होता है, ETANE। यदि हम बात करें 5 मेंबर्ड रिंग में तो आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग में फिर से आइए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है विथ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के साथ है 5 मेंबर्ड में तो ओले लगेगा, और नाइट्रोजन नहीं भी हो तो अनसैचुरेटेड में आप जो है ओले वर्ड का यूज करेंगे। फिर यदि हम देखें अगले सफिक्स के रूप में तो संतृप्त कंपाउंड यदि है, संतृप्त यौगिक है और 5 मेंबर्ड रिंग है तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में ओलिडीन वर्ड होगा और नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में ओलेन होगा। तो प्रायः आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का क्वेश्चंस 5 मेंबर्ड रिंग पे ही बेस्ड होता है, लेकिन आप 6, 7 और 8 मेंबर्ड के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं सफिक्स लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लें और इसे थोड़ा ध्यान रखें। क्लिक स्ट्रक्चर आपको दिए गए हों तो उनके नेमिंग में जब कभी आप ओपन चेन का भी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, दिस इज नंबरिंग। मतलब आप जो वहाँ पोजीशन देते हैं, अरबी संख्या 1, 2, 3, तो इनका निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इसके पिछले पॉइंट में भी अभी जस्ट इसी वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हेट्रो एटम्स के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या अन्य परमाणु हो सकते हैं। तो यदि सिंगल एटम हेट्रो एटम हो तब तो आप पोजीशन 1 हमेशा हेट्रो एटम को देते हैं और रिंग का नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि अगर कोई साइड चेन वगैरह आ रहा है तो वो लोएस्ट पोजीशन पर आ जाए, मीनिंग साइड चेन को आप कम से कम अंक दें। तो आइए सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम लोग लिखेंगे कि हेट्रो एटम्स को फर्स्ट पोजीशन दिया जाता है तथा रिंग या बले का नंबरिंग करते समय साइड चेन को कम पोजीशन दिया जाता है। अब यदि ऐसे यौगिक हो जिनमें साइड चेन है तब आपको कम पोजीशन देना है, बट अगर ऐसे यौगिक हैं जिनमें कोई साइड चेन नहीं हो तब आपको किसी भी दिशा से नंबरिंग कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यदि मैं फ्यूरेन का केस लेता हूँ तो आप कुछ इस तरह से देखें, ये 5 मेंबर्ड रिंग हुआ मेरा। अब यहाँ पे 1 हम देंगे तो 2, 3, 4, 5। एक दूसरे तरीके से इसी रिंग का नंबरिंग कुछ इस तरह से आप कर सकते थे। यदि ये फ्यूरेन है तो निश्चित रूप में 1 तो आपको ऑक्सीजन पे देना था क्योंकि हेट्रो एटम यही है। अब देखिए यहाँ मैंने दाईं ओर से मीनिंग एंटी क्लॉक नंबरिंग किया था, अब मैं इसमें क्लॉक वाइज नंबरिंग कर रहा हूँ। तो ये 2, 3, 4, 5, तो ये दोनों नंबरिंग आपका सही था और यौगिक ये कॉमन नेम से ही जाना जाता है आईपीएससी में भी। तो ये फ्यूरेन हो गया। यदि मैं सेकेंड स्ट्रक्चर के रूप में इसी तरह से थायोफीन का केस लेता और विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट में ले रहा हूँ तब तो देखिए 1, आपकी मर्जी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते थे, तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका नंबरिंग होगा। लेकिन यदि इसी थायोफीन में मैं किसी साइड चेन को इंट्रोड्यूस कर देता लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि मिथाइल कनेक्टेड है, अब 1 तो सल्फर को होना है। अब देखिए अगर मैं क्लॉक वाइज नंबरिंग लेता हूँ तो 1, 2, 3, 4, मतलब ये मिथाइल आ रहा है 4 पर, जबकि एंटी क्लॉक दिशा से चलने पर ये 3 पर ही आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को ऊपर लिखा गया है कि यदि साइड चेन हो तो आप इस तरह से नंबरिंग करते हैं कि उस साइड चेन को कम से कम अंक मिले। अब आइए विषम चक्रीय यौगिकों के नंबरिंग में एक अगला पॉइंट आप सीखें। यदि आप इस रिंग पे नज़र दीजिए तो आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 अलग अलग विषम परमाणु हैं। यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन 2 अलग अलग विषम परमाणु हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें 2 अलग अलग विषम परमाणु हों और यदि आप उसका नंबरिंग करते हैं तो उसके नंबरिंग के लिए ध्यान रखना है प्रेफरेंस ऑर्डर, कि सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे ऑक्सीजन को, उसके बाद सल्फर को, देन नाइट्रोजन को। तो हम लोग लिख लेते हैं कि यदि विषम चक्रीय यौगिकों में अलग अलग परमाणु हों तो प्रेफरेंस ऑर्डर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता है ऑक्सीजन को, उसके बाद सल्फर को, देन नाइट्रोजन को। मीनिंग यदि हम पहले यौगिक में देखें तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका नाम 1,2 आइसोजेलॉल लिखा गया है। यहाँ 1 पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन है, 2 पे नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रेफरेंस पहले देते हैं फिर नाइट्रोजन को।
देन आप आगे कंटिन्यू नंबरिंग करेंगे तो 3, 4 एंड 5। अब यदि हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ये हम लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल था, यदि हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में तो आप अब समझ गए होंगे कि इसका नाम 4-मिथाइल-थायाजोल किस प्रकार लिखा गया है। आप देखें यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन में सल्फर को प्रेफरेंस 1 देंगे। अब यदि हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग सोचें तो 1, 2, 3 पे ही मिथाइल आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि पहले हेटेरो एटम का प्रेफरेंस देना है, उसके बाद साइड चेन को देना है। दैट मीन्स कि अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस क्रम में कर लें तो वो रॉन्ग होगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 कुछ इस तरह से आपको नंबरिंग करना है। तो 4 पे आपका साइड चेन मिथाइल, 4-मिथाइल-थायाजोल। विषम चक्रीय यौगिकों के यदि फ्यूज्ड रिंग का कंडीशन आपको दिया जाए तो इन यौगिकों में आप नंबरिंग करते समय उसके साइड आर्म के लिए एक स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखें, क्योंकि वहाँ साइड आर्म को आप जो पोजीशन दर्शाना हो उसके लिए स्मॉल a, b, c, d, e, f कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। इसके लिए हम लोग अगला पॉइंट लिख लें कि विषम चक्रीय यौगिकों में यदि फ्यूज्ड रिंग की स्थिति हो तो उनके साइड आर्म को स्मॉल a, b, c, d, e, f etc के रूप में भी दर्शाया जाता है। और मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट को आप में से अधिकांश लोग थोड़ा गौर से सीखेंगे, क्योंकि जनरल बुक्स में ये पॉइंट का आपको चर्चा नहीं रहता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपने स्मॉल a, b, c, d लेटर देखा है, ये क्या होता है ना कि पोजीशन आप 1, 2 जो देते हैं तो 1 और 2 के बीच स्मॉल a, 2 और 3 के बीच स्मॉल b, 3 और 4 के बीच स्मॉल c, कुछ इस तरह से। आइए हम उदाहरण के तौर पे यदि पायरिडीन का केस लेते हैं तो आप सपोज करें कुछ इस तरह से पायरिडीन में मैंने डबल बॉन्ड्स को रखा। अब नाइट्रोजन का पोजीशन 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। तो 1 और 2 के बीच ये जो साइड आर्म है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे आप स्मॉल a लिखते हैं। फिर 2 और 3 के बीच जो साइड आर्म है ये, इसे आप स्मॉल b लिखते हैं। 3 और 4 के बीच c होगा, अगला 4 और 5 के बीच d होगा, 5 और 6 के बीच e होगा, और 6 और 1 के बीच का आपका साइड आर्म f होगा। तो इस आधार पर आगे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, पहले आप इसे नोट कर लें। अब अभी जो हम लोगों ने साइड आर्म के पॉइंट सीखे थे पायरिडीन के लिए, उसको मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है कि साइड आर्म a, b, c, d कुछ इस तरह से आप दर्शाते हैं। तो इसके अनुसार आपको कुछ मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि राइट साइड यहाँ जो रिंग बना हुआ है, दिस इज़ फ्यूरेन, सिर्फ राइट साइड के रिंग के लिए अगर हम सोचें। अब यहाँ ऑक्सीजन को अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो ये फिर 2 पोजीशन, और या फिर आप ऐसा सोचें कि मैं लेफ़्ट साइड से यहाँ पे साइड आर्म A लूँगा, इसके आगे का साइड आर्म B होगा। अब आप देख सकते हैं फ्यूरेन के साइड आर्म B के साथ बेंजीन रिंग फ्यूज था, इसी के लिए इसका नाम बेंजो बी फ्यूरल लिखा गया है। ठीक इसी तरह से कहीं ना कहीं अगले केस पायरिडीन में भी आप उस फिगर से देखें, ये A ये B इंडिकेशन आप ले सकते हैं, तो बेंजो बी पायरिडीन। अगले केस में अब सल्फर आ गया तो ये थायोफीन का स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज साइड आर्म A, देन B, नेक्स्ट वन इज C। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके नाम में बेंजो सी थायोफीन क्यों लगा हुआ है,
क्योंकि ये साइड आर्म जहाँ से बेंजीन रिंग का फ्यूज़न हो रहा है वो साइड आर्म C है, इसीलिए यहाँ पे ये लेटर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में C लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण करते हैं।